इनके पेट में इस गधे का स्पर्म है। आपने गुड न्यूज मूवी देखी होगी, उस मूवी में जो दिखाया गया था कॉन्सेप्ट, देयर हैज बीन स्पर्म मिक्स। दो कपल्स के स्पर्म्स मिक्स हो जाते हैं, ऐसा कुछ रियलिटी में भी होता है क्या? देखिए, मिक्सिंग एक ऐसी चीज है जो कि इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन आज के टाइम पे इतना इंक्रीज क्यों हो रही है? 17.5% अडल्ट पॉपुलेशन को इनफर्टिलिटी है। IVF एज अ टैबू शायद मे बी थोड़ा हटता जा रहा है वो। इनफर्टिलिटी है तो IVF होगा। एक बार इजैकुलेट करने के बाद में वजाइना में वो 3 डेज तक सर्वाइव करता है। आजकल जिम इज वेरी कॉमन। एक्सेसिव एक्सरसाइज कैन ऑल्सो लीड टू रिड्यूस स्पर्म काउंट। मेरा बच्चा नहीं हो सकता मेरा। अराउंड 20% केसेस में एब्सोल्युटली मेल की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। एक फीमेल को रिस्पेक्ट नहीं करती है यहाँ पे। जब सबको बच्चा हो रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं हो सकता? 6 में से 1 कपल को ये प्रॉब्लम है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हम ओल्ड हो रहे हैं वैसे वैसे एग भी ओल्ड होने जाता है। 40 के ऊपर इंडियन पॉपुलेशन में अपने एग से प्रेग्नेंट होना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। रवीना टंडन जो एक्ट्रेस हैं, तो उनके 2 बायोलॉजिकल बच्चे हैं। आई थिंक देयर आर प्लेंटी ऑफ पेरेंट्स हु आर देयर इन द वेटिंग लिस्ट फॉर अडॉप्शन। कोई भी परेशानी है तो अगर हम उस चीज को छुपाएंगे वो परेशानी कभी सॉल्व नहीं होती है। हेलो डॉक्टर पारुल, वेलकम टू आवर शो। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? ऑल गुड, एकदम ऑल बढ़िया। गुड। वी आर ग्लैड टू हैव यू ऑन आवर शो एंड आपसे आज फर्टिलिटी एंड IVF प्रोसेस एंड उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। श्योर। स्टार्ट करने से पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक क्विक हमारे व्यूअर्स के लिए। अच्छा, तो मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ एंड मैं ये प्रैक्टिस इन फर्टिलिटी मैनेजमेंट को करीब 20 साल से अब प्रैक्टिस कर रही हूँ। और करेंटली मैं एक बहुत ही वेल नोन वेल रिनाउंड चेन में वहाँ की को मेडिकल डायरेक्टर हूँ। उसको हम ART फर्टिलिटी क्लिनिक्स कहते हैं। और साथ ही साथ में मेरा अपना खुद का वेंचर है जिसको हम जो कि ब्लेसिंग्स फर्टिलिटी क्लिनिक के नाम से जाना जाता है। दैट्स ग्रेट, गुड टू नो। आपका एक्सपीरियंस हमारे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी आज बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टार्ट। श्योर, आई होप सो। यस। या सो डॉक्टर पारुल, कुछ टाइम पहले आई होप आपने गुड न्यूज मूवी देखी होगी। सो उस मूवी में जो दिखाया गया था कॉन्सेप्ट, वो वर्सेस रियलिटी, कितना डिफरेंस लगता है आपको? See, movie is a movie, it is for an audience which may be fertile or which may not be infertile, I should say. तो इसलिए वो जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा वन साइडेड कंटेंट होता है और उसमें बहुत सारा फन एंड मसाला ऐड कर दिया जाता है। बट ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो इनफर्टिलिटी में कोई मसाला नहीं है। इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स बिकॉज बच्चा होना मतलब एक बहुत ही नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको फॉर गिवन लिया जाता है सोसाइटी में। तो इसलिए बहुत बहुत बड़ा टैबू है इनफर्टिलिटी को लेके कि ये भी कोई बीमारी हो सकती है क्या इसमें भी कोई चैलेंजेस आते हैं। तो ठीक है, दे ब्रॉट दैट कॉन्सेप्ट टू दी फ्रंट। उन्होंने इसको सामने लाया कि हाँ, देयर कैन बी चैलेंजेस, बट हाउएवर जो उन्होंने प्रेजेंट किया उसमें वो बहुत इट्स नॉट वेरी रियलिस्टिक। बट जैसे उसमें दिखाया है कि जो 2 कपल्स के स्पर्म्स थे वो मिक्स हो जाते हैं एंड ऐसा कुछ रियलिटी में भी होता है क्या? एंड अगर ऐसा होता है तो वो सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है? देखिए, मिक्सिंग एक ऐसी चीज है जो कि एक एक्सीडेंट है, ओके। एंड किसी भी प्रोसेस में एक्सीडेंट हो सकता है, बट क्या ये एक्सीडेंट रोज होते हैं? नहीं। सो अगर कोई भी फर्टिलिटी सेंटर एक अच्छे से एक वेल ऑयल मैकेनिज्म और मशीनरी के साथ वर्क कर रहा है तो दीज एक्सीडेंट्स डोंट हैपन एवरी अदर डे एंड इट इज़ नॉट कॉमन। लाइक मैंने अपनी 20 साल के प्रैक्टिस में आई हैव नॉट सीन सच अ मिसहैप हैपन इन द प्लेसेस वेयर आई हैव वर्कड। साथ ही साथ में ऐसा कभी हमने देखा नहीं कि कोई कपल आ रहा है और इतने मतलब प्रेगनेंसी मतलब इस तरह से हो गई है एंड सब कुछ मिक्सअप हो गया है। और साथ ही साथ में क्या है कि ये एक बहुत ही बड़ा मेडिको लीगल चैलेंज भी है। ऐसा नहीं है कि ये हो गया तो बस होता रहेगा और कपल्स एक्सेप्ट कर लेंगे कि अच्छा मेरा स्पर्म उससे मिक्स हो गया, मेरा स्पर्म उससे मिक्स हो गया। सो इसको बहुत टेक केयर किया जाता है। और ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर कोई भी डॉक्टर या फर्टिलिटी सेंटर में ये गलती होती है। ये सबसे बड़ी हम लोग एक गलती मानेंगे बिकॉज दिस कैन चेंज द DNA ऑफ द चाइल्ड। और ये ज़्यादातर हमारे समाज में किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, स्पेशली अगर उनके ऐसे खुद के कोई चैलेंजेस नहीं है। एब्सोल्युटली। तो इसके लिए सिस्टम्स इन प्लेस होते हैं। कोई भी प्रोसीजर और प्रोसेस
बिना प्रॉपर सिस्टम्स के डिफाइन नहीं किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी भी है, जैसे आरआई विटनेस सिस्टम है जो कि टेक्नोलॉजिकली मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है, और साथ में विटनेसिंग सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट या एक डॉक्टर अकेले एक प्रोसीजर नहीं करेगा, हमेशा उसको करने के लिए कोई और विटनेस होगा। तो मिक्सिंग इज़ नॉट समथिंग जो शायद वंस इन अ वाइल हुई होगी, शायद इसलिए उसकी मूवी बन गई, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट जो कि कॉमन है या हर केस में ऐसा होता होगा। बट अगर ऐसा हुआ भी है तो कपल्स आई थिंक लीगल एक्शंस भी ले ही लीगल सकते एक्शन हैं। ले बिल्कुल, तो ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, एक फर्टिलिटी चेन या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की और उसकी टीम की ये ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे एक्सीडेंट्स ना होने दें। सो डॉक्टर पारुल, आईवीएफ तो एक टेक्निक हो गई कि अगर आपको इनफर्टिलिटी हो जाता है तो आप क्योर कैसे करें। सो एक स्टेप बैक लेते हैं, हमें ये पता करना है कि इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन आज के टाइम पे इतना इंक्रीज क्यों हो रही है। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये है कि अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है। तो जो WHO डेटा है उसमें ये कहते हैं, जो डेटा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है, कि 17.5% अडल्ट पॉपुलेशन को इनफर्टिलिटी है। एंड देखा गया है कि ऐसा नहीं है कि ये सडनली इंक्रीज हुई है, ये प्रॉबेबली सिमिलर है ओवर सेट ऑफ ओवर ईयर्स। इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है, जैसे देखते हैं कि अब मेल इनफर्टिलिटी थोड़ा ज़्यादा होती जा रही है बिकॉज ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल चेंजेस, एक्सपोजर्स और बहुत सारी ऐसी बीमारियां या डाइटरी चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है तो इसके बारे में लोगों को पता चल रहा है, और अब पता चल रहा है इसलिए आप लोग को ज़्यादा समझ में आता है कि ओ ये तो बहुत बड़ा एक रीज़न है, प्रॉब्लम है, पर अदरवाइज ये हमेशा से रही है। और रूरल पॉपुलेशन में लोगों को लगता है कि रूरल पॉपुलेशन में ये कम है और अर्बन में ज़्यादा है, ये भी एक कॉमन मिथ है या एक मिसकंसेप्शन है, पर ऐसा नहीं है। रूरल में अवेयरनेस कम है, सो कपल्स को पता ही नहीं है। अगर किसी लेडी को या किसी मेल को प्रॉब्लम है तो अगर उनको बच्चा नहीं हुआ तो ये बोलेंगे कि ऊपर वाले ने नहीं दिया, भगवान ने नहीं, कि मर्जी नहीं थी इसलिए बच्चा नहीं हुआ। तो वो बेचारे पहुंच ही नहीं पाते हैं वहां तक जहाँ पे उनको डायग्नोस किया जा सके, और या फिर वो उस ग्रुप में आए जहाँ पे बोला जाए अच्छा इनको इनफर्टिलिटी है, क्योंकि जब तक आप पहुंचोगे नहीं वहां तक तब तक आप रजिस्टर ही नहीं होगे कि आप भी एक ग्रुप हो जहाँ पे जिसको इनफर्टिलिटी हो रही है। सो इंक्रीज हो रही है, डेफिनेटली देर इज़ अ स्मॉल इंक्रीज, बट सबसे बड़ा जो आप लोगों को और एक कॉमन पॉपुलेशन लोगों को पता चल रहा है वो इसलिए पता चल रहा है कि अवेयरनेस बहुत बढ़ती जा रही है। रिपोर्टिंग भी बढ़ गई है, एंड आई थिंक लोग आईवीएफ को प्रोसेस को अब थोड़ा थोड़ा सा एज अ टैबू शायद मे बी थोड़ा हटता जा रहा है वो। सी IVF इज वन एस्पेक्ट ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। दिस इज द प्रॉब्लम कि ना इनफर्टिलिटी है तो IVF होगा, ये भी एक बड़ा टैबू मैं मानती हूँ अब, क्योंकि इनफर्टिलिटी सेंटर्स जब तक कि अपने आप को हम नहीं लिखेंगे कि IVF सेंटर है तब तक लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इनफर्टिलिटी केवल थोड़ा बहुत दवाइयों से, थोड़ी हार्मोन करेक्शन से, या अगर हम कोई ब्लॉकेज है उसको ओपन कर दे, या मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। और IVF इज़ वन थिंग जो कि डेफिनेटली सीवियर केसेस में सबसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। तो वो लोग जो सोच ही नहीं सकते थे कि हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं बिकॉज उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि पहले जिसके लिए कोई तरीका ही नहीं था उसको ओवरकम करने का, IVF उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम उसको मतलब ड्यू आई शुड से क्रेडिट दे। बिकॉज जैसे ट्यूबल ब्लॉक है, फेलोपियन ट्यूब अगर किसी फीमेल के ब्लॉक हो गए, वो एक तरीके का रास्ता है, अगर रास्ता बंद हो गया तो एग और स्पर्म आपस में मिल ही नहीं सकते थे, तो कोई तरीका नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। IVF आया, IVF स्टार्ट हुआ, एंड इनफैक्ट वर्ल्ड में जो फर्स्ट IVF हुआ वो भी शायद इसीलिए हुआ था क्योंकि जो कपल थे उनमें फीमेल लेडी जो थी उनके ट्यूब्स ब्लॉक थे, तो उनको ओवरकम किया एंड उनको एक बेबी हो पाया, एंड दैट इज़ हाउ द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ IVF वाज लेड डाउन। सो इसलिए IVF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट देर आर अदर स्मॉलर टूल्स ऑल्सो जिससे हम कई बारी सक्सेसफुली ट्रीट कर पाते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को। बट अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो इलाज बड़ा होगा, दिस इज हाउ इट इज। तो पहले तो प्रॉब्लम पता चलनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। अच्छा, हम जैसे आईवीएफ के अभी थोड़ा सा प्रोसेस का आपने मेंशन किया कि पहले प्रॉब्लम पता करो एंड देन यू फाइंड आउट कि आपको आईवीएफ कराना है या कोई और तरीका हो सकता है। तो आईवीएफ अगर सपोज एज अ कपल
दे डिसाइड कि हमें ये प्रॉब्लम है एंड डॉक्टर भी उनको सजेस्ट करते हैं कि आप आईवीएफ की तरफ जा सकते हो, तो प्रोसेस कैसा लगता है? हाउ विल दे फाइंड आउट कि कौन से क्लिनिक पे जाना है, या वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो सकता है? बिकॉज अगर किसी के लिए एकदम ही नया कॉन्सेप्ट है, तो वो कैसे अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं? सी आईवीएफ में ना बहुत हम सभी डॉक्टर्स की ना बहुत बड़ी प्रैक्टिस वर्ड ऑफ माउथ है। इनफैक्ट किसी भी डॉक्टर की या किसी भी सेंटर की प्रैक्टिस उसकी अपनी रेपुटेशन से होती है। आईवीएफ और इनफर्टिलिटी के साथ में डेफिनेटली एक टाबू है, तो ना लोग अगर आईवीएफ से सक्सेसफुल होते हैं तब भी वो सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि ओ ये तो एकदम नॉर्मल कंसेप्शन था, मतलब एज इफ कुछ गड़बड़ हो गई अगर आईवीएफ का हेल्प लिया है। तो ये एक चीज़ डेफिनेटली है कि वर्ड ऑफ माउथ प्रैक्टिस अभी भी लेकिन है, ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास पेशेंट्स नहीं आते हमारे पुराने पेशेंट्स से, बट बहुत बारी पेशेंट्स आर नॉट ओपन। दूसरा तरीका ये होता है कि दे हैव टू नॉट जस्ट गो बाय एड्स आजकल हर चीज़ में इतने ज़्यादा हैं, तो थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। और रिसर्च डेफिनेटली एक एजुकेटेड कपल के लिए आसान होता है, और थोड़ा जिनके पास उतना नॉलेज नहीं है तो उनको सबसे पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ा बना के सीधे आईवीएफ की तरफ पुश किया जा रहा है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो भी डॉक्टर साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो सेंटर्स आपको रीजन बता पा रहे हैं कि क्यों हमको एक ट्रीटमेंट उनको ऑफर करना है। दूसरा यस, डेटा हमारे यहाँ आजकल आईवीएफ का जो वर्ल्ड वाइड जो आईवीएफ का लाइफ बर्थ रेट सक्सेस है वो 40% के आसपास घूमता है, मतलब यंग पेशेंट्स में। हमारे यहाँ बहुत मज़े से हम लोग एडवर्टाइज करते हैं बहुत सारे क्लिनिक्स कि हमारा 80% प्रेगनेंसी रेट है, 90% प्रेगनेंसी रेट है। तो वो क्वेश्चन जो है हमेशा दिमाग में एक घंटी बजाना चाहिए कि 80-90% तो दुनिया में कहीं नहीं है। तो प्रेगनेंसी रेट तो क्या है जो कि ये लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी, वी कैन, हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी ओवरकम नहीं कर सकती कुछ चैलेंजेस को। तो ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि केवल मार्केटिंग में ये जो चल रहा है कि हमारा इस मंथ 100% प्रेगनेंसी रेट है और हमारा ये है, उसमें उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। बाकी तो देखिए इट इज़ ऑल अबाउट रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग कि जो प्रैक्टिसेस हैं वो कितना साइंटिफिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो डॉक्टर पारुल, आपने कहा कि आईवीएफ एक लास्ट रिसॉर्ट होता है या फिर लास्ट ऑप्शन होता है जब कपल कंसीव नहीं कर पाते। सो उसके अलावा और क्या-क्या कंडीशंस होती हैं जो क्योरेबल होती हैं इन कपल्स? हाँ, सो आईवीएफ दो तरीके से हम इसमें बात करते हैं। एक होता है लास्ट रिजॉर्ट और एक होता है ओनली रिजॉर्ट। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आईवीएफ इज दी ओनली रिजॉर्ट, ओके। जैसे अगर फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है और वो खुल नहीं सकते। दूसरा, अगर किसी के मेल में प्रॉब्लम है, उनको स्पर्म काउंट इतना कम है कि नेचुरल कंसेप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्पर्म जो मेल प्रोड्यूस करता है वो मिलियंस में, एक इजैकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं। तो अगर किसी के स्पर्म आ ही नहीं रहे हैं बाहर, या किसी के इतने कम स्पर्म आ रहे हैं कि वो नेचुरल कंसेप्शन होना पॉसिबल नहीं, तो आईवीएफ उन केसेस में ओनली रिजॉर्ट है। इसलिए हम उसको केवल लास्ट रिजॉर्ट नहीं कह सकते। लेकिन बहुत से ऐसे कपल्स हैं, जैसे अगर किसी को एक बहुत सिंपल है, थायराइड हार्मोन जो है 1 in 3 विमेन में या प्रॉब्लम होती है थायराइड हार्मोन की। तो थायराइड हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है या कम है तो उससे उनका ओव्यूलेशन इफेक्ट हो जाएगा। ऐसे में आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिंपली थायराइड हार्मोन ये लेवल्स को सही करेंगे, मोस्ट लाइकली उनका ओव्यूलेशन रिज्यूम हो जाएगा, और अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं थी तो वो उससे कंसीव कर सकते हैं। सो हार्मोनल फैक्टर्स बहुत बड़े रीजन होते हैं, जिसमें कि अगर हम हार्मोनल करेक्शन कर दें तो प्रॉबेबली प्रेगनेंसी हो सकती है। एक पीसीओएस भी मैंने सुना है कि वो काफ़ी कॉमन है। या सो पीसीओएस जो एक टिपिकल हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है फीमेल्स में, तो उसमें भी डेफिनेटली लाइफ, जैसे कि पीसीओएस के हाथ में एसोसिएटेड है ओबेसिटी। ओबेसिटी से क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि बॉडी जो शुगर है उसको मेटाबोलाइज नहीं कर रही है और वो इधर उधर मतलब डिपॉजिट होता रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कहते हैं सेंट्रल है एज टू द डिजीज जो कि पीसीओएस से होता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो फैक्टर्स है उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो अगर पीसीओएस है, कोई एक यंग फीमेल है जिसको वेट ज़्यादा है एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस के मार्कर्स है, अगर हम उस पर पहले वर्क करें और अगर उनके और कोई पैरामीटर्स नहीं है और उसको करेक्ट करें तो प्रॉबेबली वी विल बी एबल टू हेल्प देम। सो डॉक्टर पारुल, आपने बताया कि पीसीओएस होता क्या है, बट एक फीमेल को अर्ली डायग्नोज कैसे कर सकते हैं या फिर घर पे ही पता कैसे चले कि यार मुझे शायद पीसीओएस हो सकता है? ऐसे क्या सिम्टम्स आते हैं?
अच्छा, सो पीसीओएस का सबसे बड़ा सिम्पटम जो एक किसी भी फीमेल को कॉमनली पता चल जाता है, वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। अगर किसी लड़की को टाइम से पीरियड नहीं आ रहा है, 2-2 महीने 3-3 महीने पीरियड नहीं आ रहा है, सीवियर केसेस में 6-6 महीने तक पीरियड नहीं आता है, तो ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, सिम्टम की क्योंकि हम बात कर रहे हैं। दूसरे सिम्टम ये होता है इसके साथ में कि इरेगुलर साइकिल्स भी हैं। एक चीज से केवल हम पीसीओएस नहीं बोल सकते। अगर किसी को इरेगुलर साइकिल्स है, उनको ना अगर बहुत एकने होने लगा प्यूबर्टल पोस्ट प्यूबर्टी के बाद में कॉमनली देखते हैं, पर अगर एक्सेसिव एकने हो रहा है, दूसरा जो थोड़ा थिक हेयर ग्रोथ जो कि चिन पे, तो हर्सुटिज्म कहते हैं इसको, जहाँ पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं पीसीओएस के, जिसको कि ध्यान देना चाहिए कि अच्छा ये अगर मैनिफेस्ट हो रहा है, टेंडेंसी है वेट गेन होने की, तो ये सब पीसीओएस की तरफ इंडिकेट करते हैं एंड प्रॉबेबली हेल्प कर सकते हैं किसी को इस चीज़ के लिए रीच आउट करने के लिए जस्ट बाय सिम्टम्स, कि अब हमको कुछ डॉक्टर से मिलना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें पीसीओएस है और उसको डायग्नोज होना और चाहिए। पीसीओएस क्योरेबल है? Nothing is, no, I can't say it's curable. It is something which is controllable to a certain point. बट ओके। रिवर्स किया जा सकता है, मैंने मतलब कुछ केसेस में देखा है, मे बी विद योगा और लाइफस्टाइल चेंजेस। सी देखिए, पीसीओएस का एक बहुत, अगर हम इसको एक्सपैंड करें, क्या है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। तो पीसीओएस स्टार्ट कहाँ से होता है, ओवरी से होता है। उसका मतलब है कि ओवरी में पॉलिसिस्टिक पैटर्न है, मतलब एक टिपिकल पैटर्न है जिसमें बहुत छोटे 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 एग्स दिख रहे हैं। उससे होने वाला एक इम्बैलेंस जो है वो पूरा सिंड्रोम को राइज देता है, जिसके मैनिफेस्टेशन जो मैंने अभी आपको बताया, उसके अलावा उसके लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन भी हैं, जैसे डायबिटीज का रिस्क, हाइपरटेंशन का रिस्क, और भी बहुत सारे वेट गेन का रिस्क एटसेट्रा। तो हम सिम्टम्स, अगर हम पीसीओएस को कंट्रोल करेंगे, ये सिम्टम्स कम हो जाएंगे। पर क्या डिजीज कंप्लीटली गायब हो जाएगी? क्योंकि आजकल बहुत सारी डाइट्स आती है, फैड्स हैं कि ये डाइट खाओगे तो पीसीओएस खत्म हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो यू कैन कंट्रोल कंप्लीटली रिवर्स और पीसीओएस। यू कैन प्रॉब्ली रिवर्स द सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस, क्योंकि इसका ये बहुत कुछ इसका साथ में केवल एक ये लाइफस्टाइल इशू नहीं है, ये इसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है। तो हमारे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को हम रिवर्स नहीं कर सकते या किल नहीं कर सकते, वो रहेगा हमारे हमेशा साथ। बट अच्छे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये सब से इसको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। तो आई डोंट स्टिल बिलीव दैट हमारे पास क्योर है, एटलीस्ट हमारे फील्ड में। आई एम एन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर, सो हमारे फील्ड में क्योर नहीं है, कंट्रोल डेफिनेटली है पीसीओएस का। ओके। ठीक है, तो हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं कि क्या आईवीएफ ही करना होता है। जैसे आपने शुरुआत की कि गुड न्यूज़ में एक कपल को बहुत बारी ट्राई करना था एक ही टाइम पे, डिफरेंट, मतलब एक ही दिन में डिफरेंट टाइम्स पे। सो दिस इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट जो कि हमें रिक्वायर्ड है। एक्चुअली क्या होता है कि जो स्पर्म और की लाइफ जो होती है, वो हम मानते हैं कि अराउंड 3 डेज है। एक बारी इजैकुलेट करने के बाद में वजाइना में वो 3 डेज तक सर्वाइव करता है। सो मल्टीपल टाइम कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट टाइम पे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि फीमेल रेगुलेट करती है। सो हम ये मानते हैं, और एक्चुअली केवल मतलब साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन दैट लाइफ कम्स फ्रॉम एन एग। सो एग जो है वो साइकिल में मेंस्ट्रुअल हर महीने एक ही बार ओव्यूलेट होता है, और वो केवल 24 घंटे के लिए वायबल होता है। तो अगर कपल टाइमली कांटेक्ट करते हैं और एक बारी भी स्पर्म्स कांटेक्ट होता है ओव्यूलेशन के आसपास, जब ओव्यूलेशन हुआ है, वो सफिशिएंट होना चाहिए। तो इसीलिए ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंट कांटेक्ट इज इंपॉर्टेंट रादर देन कांटेक्ट, एक्सेसिव कांटेक्ट, कि भाई कि मेल और फीमेल इतने एग्जॉस्ट हो जाए कि अब और कुछ काम ही नहीं कर रहा, और ये लगने लगे कि ये बस इसीलिए कर रहे हैं कि हमें बेबी चाहिए। हाँ, मतलब वो रोबोटिक ना हो। वो रोबोटिक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फ्रीक्वेंट कांटेक्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत बार देखते हैं सेक्सुअली कपल्स, स्पेशली अर्बन एरियाज में, जहाँ पे वर्क स्ट्रेस या डिफरेंट लाइफस्टाइल स्ट्रेस की वजह से दिस इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग। सो ऑफ कोर्स यंगर एज में क्या देख रहे हैं कि गर्ल्स आर गेटिंग प्रेग्नेंट अर्ली बिकॉज देर इज मोर अवेयरनेस कि अबाउट और people are less inhibited about having contact or sexual contact or intercourse. तो of course young age में sexual promiscuity is बहुत urban areas में देखी जाती है। तो young age में लड़कियां pregnant हो जाती हैं because they don't know the right precautions to be taken etc. और married couples में क्या देखते हैं, it's just the reverse, कि they are not having contact even enough, and उनका सबसे बड़ा यही होता है कि डॉक्टर इतना स्ट्रेस है कि टाइम ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले हमें ये बैठ के सोचना है कि कहीं यही तो एक कारण नहीं है जिसकी वजह से
से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर एक कपल 1 साल से फ्रीक्वेंट अनप्रोटेक्टेड कांटेक्ट के बाद में भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, स्पेशली एक यंग कपल में जहाँ पे कि फीमेल की एज 35 साल से कम है, वहाँ पे डेफिनेटली उनको एक पूरा वर्कअप करना चाहिए। वर्कअप में सारे हार्मोन्स, बेसिक अल्ट्रासाउंड और सब होता है, और एक सीमन पैरामीटर्स। अगर इनमें से कोई हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, चाहे वो थायराइड को है, चाहे वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस है, वो सब चीज़ें अगर हम करेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो अगर वो डायग्नोज हो जाते हैं तो वो उससे प्रेगनेंसी हो सकती है। सिमिलरली मेल में भी है कि जनरली मेल को हम लोग माना जाता है कि वो परफेक्ट है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अराउंड 20% केसेस में एब्सोल्युटली मेल की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और जहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है वहाँ पे कुछ ना कुछ उस 50% पेशेंट्स कपल्स में मेल थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर कोई स्मॉलर अबनॉर्मेलिटीज़ है कि स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी नहीं है, या फिर जैसे बहुत सिंपल लाइफस्टाइल इशू है मेल में, आजकल जिम इज़ वेरी कॉमन, तो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स बहुत दिए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स से सबको लगता है कि ये तो मेल हार्मोन है, सब कुछ अच्छा होगा, इसका स्पर्म प्रोडक्शन पे बिल्कुल उल्टा इफेक्ट। जिम में जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत यूज किया जाता है, मसल बिल्डिंग के लिए। सो मेल का मसल मास क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो मसल को बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए अगर आप उसमें घुस जाए और आपको आपका जिम इंस्ट्रक्टर बोलेगा ये खाइए, यू विल फील कि आपका बॉडी इज मोर पम्प्ड अप, पर 3.5 महीने, just 3 months of testosterone supplementation even in a mild dose can completely stop the sperm production in the body. तो therefore इसलिए ये important है कि ये आप चीज़ों को ध्यान रखें कि केवल ऊपर से मसल का मतलब ये नहीं कि अंदर से भी स्पर्म जो है वो एकदम मस्कुलर हो रहा है और स्ट्रांग हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, हम लोग बाय गुड डिस्कशन, कई बारी होता है, आई गेट कपल्स जहाँ पे कि जो बॉडी बिल्डर टाइप के मेल्स आते हैं, सबसे पहले हम उनसे अब यही क्वेश्चन करते हैं कि आप बन पाएंगे नहीं कि आप क्या ले रहे हैं, आपका इंस्ट्रक्टर आपको क्या खिला रहा है, आप केवल प्रोटीन के साथ में कोई और चीज तो नहीं जा रही है बॉडी में। और एक्सेसिव एक्सरसाइज कैन ऑल्सो लीड टू रिड्यूस स्पर्म काउंट। सो देखिए ये Excessive exercise also. बिकॉज एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन कैन लीड टू स्पर्म रिडक्शन इन द स्पर्म प्रोडक्शन। वो जो सोनाज एंड ऑल सब होता है, दे कैन ऑल्सो बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो इसलिए देखिए ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको बस एक ओपन डिस्कशन की ज़रूरत होती है। मतलब जब डिस्कशन होता है तो वी गिव देम दी सिंपल एडवाइसेज, वी मॉनिटर, उनको टेस्ट करके पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है एंड दे कैन बी ओवरकम। दूसरा सिंपल ट्रीटमेंट्स में क्या आता है, अगर एग नहीं बन रहा, सपोज पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, जरूरी नहीं है कि केवल हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंप्लीटली इसको कंट्रोल कर सके, फिर भी हो सकता है कि साइकिल्स इरेगुलर है। साइकिल्स इरेगुलर होने का मतलब है कि एग टाइम से नहीं बन रहा, तो इंडक्शन मतलब दवाई देके एग को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, एंड देन कपल्स कैन ट्राई नेचुरली फॉर सम टाइम। क्या पता उसी से बहुत लोगों को प्रेगनेंसी हो जाती है। उसके बाद आते हैं कुछ सर्जिकल मैनूवर्स। सपोज यूट्रस के अंदर एक मोटा सा पॉलिप बैठा है या फाइब्रॉइड रसौली बन गई है, उसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या ट्यूब में कोई छोटा सा ब्लॉक दिख रहा है, तो वो सर्जरी करके उसको करेक्ट किया जा सकता है, वो प्रेगनेंसी के चांसेस को एनहांस करता है। और उसके अलावा IUI है। IUI जो है वो उन कपल्स के लिए अच्छा रहता है जहाँ पे जो यंग है, जिनके ट्यूब्स ओपन है, स्पर्म काउंट ठीक है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ऐसे केसेस में हम लोग टाइम करते हैं कि अच्छा आप इस टाइम पे ओव्यूलेशन होने वाला है, उसको मॉनिटर करते हैं, फिर एक कप में हस्बैंड को स्पर्म देना होता है एंड देन इन द लैब उसको प्रोसेस करते हैं। तो सीमेन जो होता है वो एक लिक्विड की तरह होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, और वो इसीलिए इस तरह से बनाया गया है कि अदरवाइज इजैकुलेट कैसे होंगे। स्पर्म्स उसका एक बहुत छोटा सा कंटेंट होते हैं, तो हम लोग स्पर्म को सीमेन से सेपरेट करते हैं। जो अच्छे स्पर्म्स होते हैं लैब में, इसको स्पर्म वॉशिंग कहा जाता है, दो इन अ वे इट इज़ लाइक सेपरेटिंग एवरीथिंग एल्स फ्रॉम द स्पर्म एंड फ्रॉम द सीमेन, एंड देन उसको हम एक बहुत ही फाइन कैथेटर के थ्रू ओव्यूलेशन जब होने वाला होता है यूट्रस में प्लेस कर देते हैं। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल OPD में होने वाला प्रोसीजर, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा इन्वेजिव नहीं है, सिंपल फॉर्म्स ऑफ इनफर्टिलिटी के लिए ये यूजफुल होता है। तो देयरफॉर देयर आर मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हो अगर कोई मेजर चैलेंज नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना।
अगर एक कपल है जिसमें ट्यूबल ब्लॉक है या फिर हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत कम है, हम उसमें ये सब नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर कोई कपल है जिसमें कि फीमेल की एज बहुत ज़्यादा है, तो फीमेल एज बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल पीरियड आना इज़ नॉट इनफ। तो अगर सपोज उनको लगता है कि 39-40 की एज पे आए हैं और ट्राई कर रहे हैं 3-4 साल से, प्रेगनेंसी नहीं, अब आप हमारा IUI से प्रेगनेंसी कर दीजिए, तो नहीं, वो उनके लिए नहीं है। ऐसे में IVF इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। वाई? बिकॉज सक्सेस उसी में मिलेगा आपको। बट वहाँ पे भी 40-50% ही सक्सेस रेट है। हाँ, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेगनेंसी का रेट कम होगा, बट एटलीस्ट प्रेगनेंसी होने का प्रोबेबिलिटी तो है। सो इसलिए दिस इज हाउ, मतलब इट्स एक स्पेक्ट्रम है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम सिंपल बेसिक डिस्कशन और क्वेश्चनर टू डायग्नोसिस एंड देन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। ये है। तो ये जो आपने इतने सारे लाइक वेज बताए हैं टू फॉर द फर्टिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट, ये सारे वेज ऑन ट्रीटमेंट अपार्ट फ्रॉम IVF, ये IVF सेंटर्स में भी होते हैं? सब कुछ होता है IVF सेंटर्स में। सो आइडियली सी IVF देखा जाए तो सबसे प्रोमिनेंट ट्रीटमेंट है, इसलिए वी लाइक टू बी कॉल्ड एज IVF स्पेशलिस्ट। Okay. बट दे कोर जो है वो है फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो आप वेस्टर्न उसमें देखेंगे तो इसी तरह होगा कि रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। पर हमारे देश में एज अ बिकॉज बहुत सारे अभी भी जो IVF स्पेशलिस्ट है, दे स्टार्टेड बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग और एक्सपोजर। फॉर्मल ट्रेनिंग फर्टिलिटी मैनेजमेंट में ग्रेजुअली हमारे कंट्री में अब स्टार्ट हुई है, तो इसीलिए इसको हम लोग IVF स्पेशलिस्ट की तरह लेबल करते हैं। बट कोर इज टू मैनेज एनीबडी जिसको कि प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो रही है। सो डॉक्टर पारुल, आपने एक चीज़ कही कि 20% केसेस में जो मेल होता है उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती, बट हमारे सोसाइटी में आई थिंक जो मेल होता है या मर्द, तो ऐसा उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं मर्द हूँ, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सबसे पहले अगर कोई भी कपल कंसीव नहीं कर पा रहा होता तो यही होता है कि यार पहले लड़की का ट्रीटमेंट करवाओ या फिर लड़की के चेकअप करवाओ। लास्ट में जब सब कुछ हो चुका होता है, लड़की के टेस्ट हो चुके होते हैं, वो बिल्कुल फाइन होती है, बट फिर भी लास्ट में तब जाके मेल अपना टेस्ट करवाने के लिए रेडी होते हैं। तो ये इतना सोसाइटल स्टिग्मा क्यों है हमारी सोसाइटी में? सो इट इज इसका आंसर बहुत सिंपल है। ये तो हर चीज में है। वी आर अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। सो मेल डोमिनेशन का मतलब क्या है? मेल इज सुप्रीम, है ना? तो हम में तो कुछ खराब हो ही नहीं सकता। मशीनरी ऊपर वाले ने ऐसी बनाई है कि फीमेल की मशीनरी में गड़बड़ ज्यादा होगी। और दूसरा ओनस, मतलब मेल में कुछ भी हो या ना हो, प्रेग्नेंट तो फीमेल ही होनी है ना, मतलब मेल के पास यूट्रस तो है नहीं। तो इसीलिए कभी उसको उस तरह से नहीं देखा गया कि अच्छा जब तक कि स्पर्म नहीं आएगा तब तक फीमेल भी कुछ नहीं कर सकती, मतलब एग और स्पर्म दोनों चाहिए। तो ये तो मेल डोमिनेटेड ईगो का वो है। और दूसरा, आई वुड ऑल्सो ब्लेम द फीमेल, बिकॉज अगर आप सोसाइटी में देखें जो फीमेल्स हैं, अगर उनको एक लड़का है तो दे विल थिंक कि वो दैट, मतलब वो तर गई हैं। मतलब फैमिली में आज तक ये टैबू है कि जब तक लड़का नहीं होगा तब तक वंश आगे नहीं चलेगा, और ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो इसीलिए दिस इज द होल प्रॉब्लम कि मेल जो है वो तो परफेक्ट है। अगर वो परफेक्ट है तो सारी गलती तो लड़की की ही होनी है ना, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जबकि इट इज नॉट सो। पहली चीज, अकेला एग कुछ नहीं कर सकता, अकेला स्पर्म कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि दोनों का सही होना बराबर है, और ऊपर वाले ने कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनाई है। तो जो भी मशीनरी है कहीं पे भी डिफेक्ट आ सकता है, ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये चीज़ हम लोग को देखने मिलती है कि बहुत साल तक, मतलब कई बारी हमारे पास ऐसी आती है लड़कियां, या जो कि बस इसलिए उनको पता होता है कि उनके हस्बैंड में प्रॉब्लम है, बट सोसाइटी के जो ताने हैं, इनफैक्ट जो इन लॉज भी हैं, वो ये जानते ही नहीं होते हैं कि लड़के में प्रॉब्लम है। बिकॉज इवन जो लड़कियां हैं वो ये नहीं बताना चाहती हैं कि उनके हस्बैंड में कुछ कमी है। और देयर इज मतलब ये एक प्रॉब्लम है। बट यंगर पॉपुलेशन, एजुकेटेड पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है। अब हमें ज़्यादा देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ साथ में आते हैं, हस्बैंड भी उतना ही इंटरेस्टेड होता है अपना वर्कअप कराने में, कि नहीं हमें जानना है कि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। बट येस, ट्रेडिशनल फैमिली सेटअप्स में ये अभी भी नहीं है। बिकॉज आई थिंक वहाँ पे अगर डायग्नोज भी हो गया कि मेन को प्रॉब्लम है, वो खुद भी उनको एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा
टास्क हो जाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मुझ मतलब में उसमें कमी कैसे हो सकती है? हाँ हाँ, वो तो मैं बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जहाँ पे हमें जैसे एक कपल आए, आई विल गिव यू अ रियल टाइम एग्जांपल। तो लड़की के एग्स बहुत कम थे, मैरिड फॉर 1 ईयर, मेरे पास दूर से आते थे वो, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड गर्ल, वाज वेल एजुकेटेड एंड हस्बैंड भी वेल एजुकेटेड। अब उनका वो क्योंकि दूर से आते थे और हस्बैंड दूर रहते थे, तो मैं जब हमने उनका वर्कअप किया तो ये था कि इनका आईवीएफ होना है, वो खुद आईवीएफ के लिए रेडी थी क्योंकि एग्स बहुत ही कम थे। सो आईवीएफ का इंडिकेशन उनके केस में था कि एग बहुत कम है। अब वो आए, उनका सारा वाइफ का सारा टेस्टिंग हुआ, ज़्यादा कुछ टेस्टिंग नहीं हुआ था, हस्बैंड दूर रहते थे, तो हम बार बार आईवीएफ का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो जनरली सेकंड डे थर्ड डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन से, पीरियड से स्टार्ट होता है। वो टाइम बिल्कुल पास आ गया और मैं बोली कि हमारे पास स्पर्म का रिपोर्ट नहीं था, और हस्बैंड एकदम हट्टे कट्टे, मैम उसमें मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं करा लूंगा, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अभी करके दूंगा, भेजूंगा जब भी हम बात करते हैं स्टिमुलेशन स्टार्ट होने की नौबत आ गई, बड़ी मुश्किल से हमें वहां से रिपोर्ट मिली, स्पर्म काउंट 0। ओ ओके, अब जो है उस समय मतलब कितना टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि वो बेचारी का सब कुछ, वो छुट्टी वुट्टी लेके यहाँ आके बैठी हुई है, नहीं हुआ। उसके बाद भी डिनायल, ये हो ही नहीं सकता, ये रिपोर्ट ठीक नहीं हो सकती, उसे दोबारा कराया, फिर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो तो प्रेग्नेंट हुई थी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब वाइफ के लिए भी ट्रॉमा हो गया। हाँ, नहीं मतलब आपको बता रही हूँ कि एक किस्सा निकालने निकले थे, दूसरा किस्सा निकला, लेकिन वो किस्सा जो है फिर अल्टीमेटली पहले मेल को ट्रीट किया, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस था काफ़ी, तो उसको अभी भी वो मतलब काफ़ी दिन तक 6-8 मंथ्स तक पहले उनको ट्रीट किया, तब थोड़े स्पर्म आने शुरू हुए और उसके बाद में हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाए। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि अभी भी एजुकेटेड क्लास में ऐसा नहीं कि सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि मेल में भी प्रॉब्लम है, बट होती है। बट आई थिंक छोटे शहरों में शायद ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि जो सास होती है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई बहू आई है, आते ही विद इन 1 ईयर और 2 ईयर शादी के आप हमें वंश दे दो, हमें पोता दे दो गोदी में। तो अगर वो नहीं होता है तो चाहे उनके लड़के में प्रॉब्लम हो, बट ताने लड़की को ही सुनने पड़ते हैं। ये तो हाँ, ये तो है, ये तो सबको पता है, दिस इज़ वेरी कॉमन। दो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, एक तो यही है कि मतलब सॉरी टू से, मुझे ऐसा लगता है कि एक फीमेल को रिस्पेक्ट नहीं करती है यहाँ पे। पहली चीज़ कि मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ को उतना रिस्पेक्ट नहीं करती है, हमें बेटा या वंश चलाना है। दूसरा, अगर उसको बेटी हो जाती है तो भी कोई खास मतलब एक लड़की तो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए इसलिए आने लगते हैं कि हमें लड़का चाहिए, जबकि हमारे देश में ये बैंड है। तो लड़की मतलब फीमेल हैज़ टू सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट फीमेल, जो अभी तक हमारी सोसाइटी में मुझे लैकिंग लगता है। ये तो बहुत बड़ा स्टिग्मा। या और इसकी वजह से ही जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो चल रही है। तो होता क्या है कि सोशल एक बहुत बड़ा सोसाइटियल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। कल्चरली हम लोग बहुत डिफरेंटली, हमारे पेरेंट्स या उनके भी जो बड़े लोग हैं वो अभी तक ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए हैं कि फीमेल जो है उतनी ही इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए जितना एक मेल है। हमारे यहाँ जो जो दुर्गा माता है, कितनी सारी फीमेल गॉडेसेस है जिनको हम मतलब एनर्जी और पावर का के लिए मानी जाती है, लेकिन फिर भी हम रियल लाइफ में ऐसा नहीं मानते हैं। हमारे एनर्जी पावर जो है वो मेल के हाथ में है, तो इसलिए लड़की बहुत जगह पे शादी कर दी जाती है, क्योंकि और इसीलिए फटाफट शादी की जाती है कि हमारा वंश आगे चलेगा, या लड़की जो है वो पराई है। तो ये सब चीज़ें जो थॉट्स हैं ये कहीं ना कहीं से इस चीज़ को ब्रीड इन करते हैं कि मेल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फीमेल तो जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है जिसका काम ये है कि वो मेल एनर्जी को ड्राइव करे, और दिस इज़ व्हाट वी सी। तो इसीलिए होता है कि जब कोई कपल नहीं हो पाते प्रेग्नेंट तो बहुत ब्रंट फीमेल के ऊपर आता है, क्योंकि उसको हमेशा ही बोला जाता है कि ये बच्चा नहीं कर पा रही है, ये बांझ है, जबकि प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है। ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है कि उतना ही मेल इनफर्टिलिटी है प्रॉब्लम जितना फीमेल इनफर्टिलिटी है। तो वहाँ पे एजुकेशन की लैक की वजह से, और कई बार मुझे लगता है डिनायल भी होता है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है मेल्स में, कि सारा ब्रंट फीमेल पे आता है।
और उसको फिर एज एन आउटकास्ट ट्रीट किया जाता है। और इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो लोग होते हैं वो फीमेल की सीनियर मतलब फैमिली की सीनियर फीमेल मेंबर्स ही होती हैं, और जो की कि औरत की दुश्मन होती है जो कहते हैं वो एक्चुअली मतलब है। हाँ, ये इसमें थोड़ा सा आई विल से कि पता नहीं ऐसे कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बट ये होता है, दिस इज व्हाट इट इज कि अगर हम फीमेल जब आती हैं हमारे पास में, तो अगर उनसे कभी अकेले में बात करो तो उनका यही होता है कि मेरे को ऐसे ताने पड़ते हैं, मुझे ऐसे बोला जाता है, और भले ही हस्बैंड में प्रॉब्लम हो। तो दिस इज वन वेरी बिग सोशल स्टिग्मा। दूसरा स्टिग्मा ये है कि जब सबको बच्चा हो रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं हो सकता, है ना? तो उसके बारे में उसको एक्सेप्ट करना कि ये एक डिजीज है। मतलब आप सोचिए अगर 6 में से एक कपल को ये प्रॉब्लम है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसको एज अ डिजीज आइडेंटिफाई नहीं करते हैं या रिकग्नाइज नहीं करते हैं, तो इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जैसे अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, पूरी फैमिली जो है वो मिलने आएगी एंड एवरीबडी सब सिंपैथाइज करेंगे, सपोर्ट ऑफ हाँ कितना सिंपैथाइज करेंगे, और बेचारा बेचारा। लेकिन इनफर्टिलिटी जो कि जिसका सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ह्यूज है, उसके लिए कोई आपके साथ बैठ के सिंपैथाइज नहीं करेगा या आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा, इसमें तो ऐसे लुक डाउन कर दिया जाता है। लुक डाउन करे। छोटे छोटे शहरों में तो ऐसा भी होता है डॉक्टर पारुल कि अगर सॉरी टू से दिस वर्ड, लोग बोलते हैं कि अगर आप बांझ हो तो लोग अपने बच्चों को आपके पास नहीं जाने देंगे कि यार कुछ टोना टोटका कर देंगे। ऐसे केसेस छोटे शहरों या छोटे जो गांव होते हैं उनमें आज Rural भी areas। होते हैं। हाँ ये सब है, और मुझे आई थिंक एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा हेल्प करेगी, और टू इंक्रीज दी अवेयरनेस। एक और चीज़ है जो प्राइवेट सेक्टर फर्टिलिटी सेंटर्स हैं, क्योंकि उनके दे हैव बीन एबल टू एडवर्टाइज ऑल्सो। ऑफ कोर्स लोग इसको बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं कि मार्केट करते, पर आप ये सोचिए कि प्राइवेट सेक्टर के जो इनफर्टिलिटी सेंटर्स जो स्टार्ट हुए, जिनमें जो कि बहुत वाइडली पॉपुलर भी हैं, उन्होंने एडवर्टाइज किया, मार्केट किया। और एडवर्टाइजमेंट अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना प्रोमिनेंट है, गांव-गांव में घर-घर में फ़ोन्स हैं, टीवीज़ हैं, तो उस सब से भी अवेयरनेस इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि इनडायरेक्टली ही सही कि अच्छा अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहा है तो एक बारी, और बहुत सारा मार्केटिंग के लिए फ्री कंसल्टेशन, ये सब बहुत कुछ होता है, तो उसकी वजह से भी लोग आते हैं आजकल। कई बारी तो ऐसा होता है कि शादी को 20 साल हो गए और लेट भी सब पता चल रहा है, क्योंकि पता ही अब चल रहा है एज काफ़ी ज़्यादा हो गई, पर फिर भी वो उठ के आएंगे कि डॉक्टर साहब हमारे को बच्चा नहीं है और हमने इसके बारे में पढ़ा, हमने इसके बारे में देखा, जनरली देखा या सुना, इसलिए हम आए कि हमारा कुछ हो सकता है, हमें बच्चा हो सकता है कि नहीं। तो अवेयरनेस इम्प्रूव हो रही है। लेकिन हाँ, आई एम होपिंग कि ये एजुकेशन, ओवरऑल एजुकेशन से सोसाइटी मतलब बायोलॉजी पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करेगी, कि जो क्लास में बायोलॉजी पढ़ाई जाती है वो फीमेल बायोलॉजी और मेल बायोलॉजी दोनों ही बराबर पढ़ाई जाए, उतने ही क्रिटिकल तरीके से उन पे एम्फेसिस होना चाहिए। तो इट विल हेल्प। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं एजुकेशन वाला, तो मैं मेरा एक पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ। जब हम लोग 10th में थे तो 10th में एक रिप्रोडक्शन का चैप्टर था। सो हमारी फीमेल टीचर थी, उन्होंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक 1 या 2 दिन के जो क्लासेस थी उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। बट जैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आया, उन्होंने हार्डली 10 मिनट में पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सप्लेन कर दिया। और एक बच्चे ने जब क्वेश्चन पूछा तो हमारी क्लास, हम लोग खुद हंस रहे थे कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड टीचर ने भी आई थिंक 10 या 15 सेकंड में वो क्वेश्चन पूछा। जब फॉलोअप क्वेश्चन आया तो उसे बिठा दिया कि बस यहाँ तक ही ठीक है, तुम्हें इतना ही पता होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए, वही देखिए, ये तो सब सोशल सोसाइटल वो है। अब आप देखिए जैसे फीमेल के बारे में पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया जाएगा, ओव्यूलेशन पढ़ाया जाएगा, बट आपको क्लास में कभी भी इरेक्शन, पिनाइल डिसऑर्डर्स की पेनिस पे क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, मैस्टरबेशन, मेल मैस्टरबेशन के बारे में कभी नहीं बताया जाएगा। अगेन क्योंकि उसको लेके टैबू है, जैसे कि वो कुछ आउट ऑफ द बायोलॉजी है और पैथोलॉजिकल है वर्सेस दिस थिंग है। तो ये इसीलिए कि क्योंकि शायद टीचर भी कंफर्टेबल नहीं है टू टॉक अबाउट मेल सेक्सुअलिटी। और जैसे हम स्टिग्मास की बात कर रहे हैं, आपके पास ऐसा कोई केस आया है जहाँ पे एज अ कपल या सिर्फ सपोज लेडी का अगर हम एग्जांपल लें, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरी है बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी एंड मतलब कुछ ऐसा केस जो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम देखा हो आपने, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो बिकॉज ऑफ दीज सोशल स्टिग्मास? सी इनफर्टिलिटी की वजह से, इनफर्टिलिटी इज वन ऑफ द मतलब साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं, दे आर मोर कॉमनली सीन इन इनफर्टाइल कपल्स।
स्पेशली डिप्रेशन, स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंजाइटी एट्सेट्रा। उसका रीज़न वही है कि डिसऑर्डर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं और उसका मैनिफेस्टेशन इन टर्म्स ऑफ सोशल बॉयकॉट या उसके फॉर्म में हो रहा है, तो इसलिए दिस इज़ वेरी कॉमन। तो इसके देखिए एक्सट्रीम केसेस तो होते ही है, तभी बहुत सारे हम लोग के फर्टिलिटी सेंटर्स में साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड होते हैं। ओके। और इसका एक एक्सट्रीम कई बार ये भी होता है कि कपल सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैव चिल्ड्रन एंड टैबू चल रहा है, होता है कि इसकी वजह से नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमनली देखी गई हैं एंड आई सी बहुत सारे कपल्स, फीमेल्स को, स्पेशली फीमेल्स को, मेल्स को हम शायद उतना, या तो हम लोग भी ये वाला एस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि मेल्स आर क्वाइटर। बहुत सारी फीमेल्स हैव टू गो टू साइकोलॉजिस्ट एंड वी रिकमेंड देम टू गो टू साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपी सेशंस बिकॉज ऑफ दिस। ये एक अच्छा स्टेप है। आपने कभी ऐसा कोई केस देखा है कि मेल की दूसरी शादी करवा दी इन लॉज ने जस्ट बिकॉज कि उनकी जो पहली पार्टनर थी, पहली फीमेल पार्टनर थी, वो बच्चे नहीं कर पा रही हैं? ये तो बहुत कॉमन है। कहीं कुछ देखिए, समवेयर तो इट इज़ लीगल, इन सम सोसाइटीज़ इट इज़ अलाउड एंड बाकी ये है कि सेपरेशन जो मैंने बोला बहुत कॉमन होता है क्योंकि द लेडी को बेबी नहीं हो पाया तो सेकंड मैरिज हो जाती है। बट उस टाइम पे लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं सोचता शायद। नहीं, कहीं पे तो वो एक्सेप्ट करती है कि कुछ कल्चर्स में एक्सेप्ट इसलिए करती है कि सबको बच्चा होना बहुत ज़रूरी है, मतलब तो ये पता है कि अगर फैमिली आगे नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा तो शायद सर्वाइवल विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो एज सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि बेबी मतलब एक और मैरिज कर ली जाए ताकि साथ में सब रह सके। और दिस इज़ हाउ इट इज़, मतलब फीमेल के साथ तो है ही ये प्रॉब्लम, तभी सेकेंड मैरिजेस आर देयर एंड वी सी समटाइम्स कि कपल्स आते हैं कि सेकेंड मैरिज हुई है, क्यों नहीं हुई, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई थी। अब जो सेकेंड हस्बैंड के साथ में फीमेल आती है तो दे वांट, वो बेटर अगर हैं तो इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड दे वांट टू टेक ट्रीटमेंट्स एज वेल। एंड आपके पास अब रूरल एरिया से भी केसेस आते हैं क्या आईवीएफ के लिए? हाँ, रूरल एरिया से भी आते हैं। सो हर तरफ से पेशेंट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। बट अगर हम कॉस्ट की बात करें, मतलब अभी हमने प्रोसेस और सोशल स्टिग्मास वगैरह डिस्कस किया, आई थिंक कॉस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट या आईवीएफ ट्रीटमेंट, बिकॉज लोगों को ये भी लगता है कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है और ये एक माइंडसेट है लोगों का कि दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। तो आप कॉस्ट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बता सकते हैं कि ये कितना खर्चा होता है, या लोग अगर सपोज कोई गांव से आ रहा है, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड, वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं ये ट्रीटमेंट्स? देखिए, कॉस्टिंग जो है ट्रीटमेंट की, दो सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ, प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है। सो पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी अस्पतालों में, कुछ हॉस्पिटल्स में अब आईवीएफ की फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके, एंड गवर्नमेंट ने अब रिकग्नाइज करना शुरू किया है कि मतलब इनफर्टिलिटी भी, जैसे कैंसर के सेंटर्स होते हैं और बाकी ट्रीटमेंट्स के सेंटर्स हैं, वैसे ही सिमिलरली इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत कुछ गवर्नमेंट सेटअप्स में अब आईवीएफ सेंटर्स या फर्टिलिटी यूनिट्स भी डाली जा रही हैं। जैसे दिल्ली में है, सफदरजंग हॉस्पिटल में भी है, एम्स में है एंड लेडी हार्ट मौलाना आज़ाद में है। सो ये कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हम, मुझे दिल्ली का पता है। सिमिलरली महाराष्ट्र ने भी एक बजट दिया है ताकि फर्टिलिटी यूनिट्स हो। तो ऑफ कोर्स इन जगहों पे ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होगी बिकॉज पार्टली गवर्नमेंट इज फंडिंग। नाउ कम्स द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी इट विल डिपेंड कि ट्रीटमेंट किस शहर में हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू टेक केयर ऑफ द रेंटल्स, द रनिंग कॉस्ट, पर्सनल कॉस्ट एट्सेट्रा। तो हर जगह का कॉस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। बट हाँ, वी कैन सेफली से कि अगर आईवीएफ करना है किसी को तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम मे बी 80,000 to 1 lakh rupees, but it can go up to even to 2.5 lakh rupees for one cycle, and it will depend on multiple factors. Honestly, it will depend upon multiple factors, not just one. आपने वन साइकिल मेंशन किया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? वन साइकिल का मतलब होता है एक ट्रीटमेंट साइकिल। मतलब आईवीएफ का प्रोसेस क्या है? आईवीएफ का मतलब ये है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब अगर ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, एग और स्पर्म जहाँ पे फ्यूज करके बेबी एम्ब्रियो बनाते हैं, वो बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा है तो उसको हम बाहर करें। तो वन साइकिल का मतलब है कि हमने एग को बाहर लिया, स्पर्म को बाहर लिया
और फर्टिलाइज किया लैब में और बेबी बनाया और उसको यूट्रस में रखा. दिस इज़ वन साइकिल. तो इसमें प्रोसेस में इंजेक्शंस होते हैं, ट्रीटमेंट में अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जो कि एक IVF लैब में होता है, और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है. दिस इज़ वन साइकिल. एंड वन साइकिल में कितना परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली सक्सेसफुल रेट रहता है? अगेन इसमें डिटरमाइन होता है सबसे बड़ा फैक्टर जो सक्सेस के लिए सबको पता होना चाहिए, वो फीमेल एज है. फीमेल एज इज़ द बिगेस्ट फैक्टर जिसको कि अभी तक हम लोग किसी भी तरह से नेगेट नहीं कर सकते या ओवरकम नहीं कर पाए हैं. तो एक इसमें फैक्टर है कि जितनी यंगर फीमेल होगी प्रेगनेंसी रेट उतना अच्छा होगा, क्योंकि एग जो होता है वो ओवरी में होता है. ओके, अंडाकोश में अंडा है, और बहुत डिफरेंस है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी जिसको कहेंगे. तो मेल्स में क्या है कि स्पर्म्स जो है वो टेस्टिस में बनते हैं, लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन होता है, मतलब स्पर्म टेस्टिस में कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको आजकल स्टेम सेल्स की तरह कहा जाता है, बट समथिंग लाइक दैट, जो कि डिवाइड होके नए नए स्पर्म बना रहे हैं. तो हर समय नया प्रोडक्शन हो रहा है. तो अगर मतलब ओल्डर एज मेल में भी स्पर्म नया बन रहा है तो उतना इम्पैक्ट एजिंग का नहीं है, देखा जाता है बट उतना सिग्निफिकेंट नहीं है. लेकिन फीमेल में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. जो ओवरी है उसको एक स्टॉक दिया गया है, एक फिक्स्ड रिजर्व दे दिया जाता है ओवरी में, जो कि एट बर्थ प्रेजेंट होता है फीमेल की. तो इसका मतलब है कि जब प्यूबर्टी आई और पीरियड स्टार्ट हुए, इसका मतलब एग बनना स्टार्ट हुआ ओवरी में, उसके बाद में एक लिमिटेड टाइम तक ही एग अवेलेबल होंगे. और साथ ही साथ में जैसे जैसे हम ओल्ड हो रहे हैं वैसे वैसे एग भी ओल्ड होने जाता है. तो 20 ईयर यू इज़ नॉट 30 ईयर यू. आपकी भी चेंजेस हो रहे हैं, आपकी स्किन चेंज होगा, हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, वी हैव स्लो मेटाबॉलिज्म, वी हैव नो लोअर एनर्जी लेवल्स एंड व्हाट वी आर एज अ चाइल्ड और एज अ यंगर पर्सन. इट्स अ सेम स्टोरी विद द एग, कि एग भी तो ओल्ड हो रहा है, इट इज़ गेटिंग ओल्डर, सो देयरफॉर उसकी पोटेंशियल टू गिव राइज टू अ हेल्दी एम्ब्रियो एंड अ बेबी विल गो डाउन. सो एज के साथ में नंबर कम होते जाते हैं, बिकॉज हम यूज़ करते जा रहे हैं. हर महीने चाहे हम प्रेगनेंसी प्लान करें या ना करें, एग बनेगा, ओके, एंड रिलीज होगा. सिमिलरली एज के साथ में क्वालिटी भी डेटियोरेट होगी. तो बायोलॉजिकल एज जो होती है, जो एज है फीमेल की, उससे डिटरमाइंड होता है. सो अगर जो वाटरशेड एज है जिसको हम लेते हैं वो 35 लिया जाता है. 35 के ऊपर जाते ही सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा जाता है नॉर्मल फर्टिलिटी में एंड सिमिलरली ट्रीटमेंट रिलेटेड फर्टिलिटी में भी. तो 35 के ऊपर प्रेगनेंसी रेट्स आर प्रीटी गुड. केवल प्रेगनेंसी रेट की बात करें तो आजकल के करंट ट्रीटमेंट्स में 50-60% तक प्रेगनेंसी होती है. कुछ प्रेगनेंसीज उसमें भी कंटिन्यू नहीं करती, तो लाइफ बर्थ तक कम पहुंचेंगे. बट जैसे जैसे एज बढ़ेगी, हर मंथ पे देयर विल बी स्मॉल डिक्लाइन. तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि 35 to 37 अराउंड 40% प्रेगनेंसी रेट है, बट लाइफ बर्थ रेट और कम हो जाएगा 30%, और उसके ज़्यादा बढ़ते जाएंगे. 40 के ऊपर इंडियन पॉपुलेशन में अपने एग से प्रेग्नेंट होना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है. इट्स नॉट ज़ीरो, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज एग इतने कम हो जाते हैं इंडियन विमेन में, और क्वालिटी भी कम होती है. तो उसमें आई वुड से प्रेगनेंसी रेट थ्रू ट्रीटमेंट, एक फर्टाइल लेडी की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, इनफर्टाइल लेडी की बात कर रहे हैं, इज द लाइफ बर्थ, बच्चा होने का चांस जो है 5 से 10% होता है. सो डॉक्टर पारुल, आजकल क्योंकि लड़कियां काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, तो उसकी वजह से शादी की एज भी इंक्रीज हो गई है. प्लस लड़कियां ये भी प्लान करती हैं कि यार हमें बेबी प्लान करने में भी आफ्टर 30, जब मैं करियर में एटलीस्ट इस लेवल पे पहुंच जाऊं. तो डू यू थिंक कि इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, या फिर आपने पहले भी कहा कि पहले था बट वो अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है, बट डू यू थिंक कि ये जो करियर ऑब्जेक्टिव है कि यार मुझे इस लेवल के बाद बच्चा पैदा करना है, तो उसकी वजह से भी कुछ इश्यूज हो रहे हैं? यस, इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज जो हम कहते हैं ना बायोलॉजिकल एजुकेशन या अवेयरनेस, अभी इवन इन यंग एजुकेटेड विमेन उतना ज़्यादा नहीं है. जो एक ये थॉट है कि पीरियड आ रहा है तो प्रेगनेंसी भी हो जाएगी, अभी भी एग्जिस्ट करता है. तो आजकल जनरली, पहले क्या होता था, शादी जल्दी होती थी, 2-3 साल 4 साल प्रेगनेंसी नहीं हुई. जिनके जो आते थे कपल्स जो हमारे पास आते थे वो स्लाइटली यंगर होते थे हमारी पॉपुलेशन में. पर आजकल जो एवरेज एज है उसमें शादी जो है 30 के बाद ही होती है. 2-3 साल दे वांट टू ट्राई और नॉट ट्राई. कई बार ऐसा होता है कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड ट्राइंग, ऐसे आते हैं 35-36 पे आते हैं. तो डेफिनेटली दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू
देखिए ट्रीटमेंट का एक्सेस बढ़ रहा है, तो ऐसे लोग भी बढ़ रहे हैं जिनको ये ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, बिकॉज हमें ये समझना पड़ता है कि एग्रेसिवली कई बारी परस्यू करना पड़ेगा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी रेट टाइम के साथ कम हो रहे हैं। तो ये है, लेकिन ये मुझे उतना रूरल पॉपुलेशन का नहीं पता, बिकॉज अभी भी शायद वहाँ जल्दी शादियाँ हो रही है, बट अर्बन यंग मतलब अर्बन कपल्स में ये काफ़ी कॉमनली हम देखते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट अगेन मोर एजुकेशन इज़ हेल्पिंग समवेयर, बिकॉज आजकल पहले हम ज़्यादा इसके बारे में बात करते थे, आजकल हम इसको देखते हैं कि 30s में जब लड़कियां होती है 33 34 एंड दे आर मच्योर, इंडिपेंडेंट, एजुकेटेड एंड इंडिपेंडेंट, एंड दे आर नॉट श्योर व्हेन दे आर गेटिंग मैरिड, तो वो आते हैं हमारे पास में कि डॉक्टर मुझे बच्चा तो चाहिए, आई एम नॉट श्योर, अभी आई डोंट हैव द पार्टनर, या अभी मुझे नहीं पता कि मैं कब प्लान करूंगी, तो आई वॉन्ट टू प्रिजर्व, क्योंकि बायोलॉजिकल एजिंग को हम अरेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उस एज पे अगर वो अपने एग्स को प्रिजर्व करा लेते हैं, तो उनको अगर बाद में सपोज ज़रूरत पड़ेगी, तो एग्स अगर उन्होंने प्रिजर्व किए तो वो एज नहीं होंगे, वो फ्रोजन रहेंगे और वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली यंग एजुकेटेड इंडिपेंडेंट वुमेन आजकल ज़्यादा आ रही हैं देन जो हमने पहले देखा। क्योंकि ये गारंटी है कि अगर आपने एग्स प्रिजर्व किए हैं, बाद में मे बी 2 साल 3 साल के बाद जब आप कंसीव करना चाहते हैं, तो 100% वो आप प्रेग्नेंट 100% नहीं है, लेकिन अच्छा है। सो अगर आप सोचिए कि 38 की एज पे कोई फीमेल आती हैं, लेडी आती है, उनके एग काउंट कम होंगे और उनका क्वालिटी भी खराब होगी। अगर वो अपने एग से उस समय ट्राई करेंगे तो प्रेगनेंसी रेट डेफिनेटली कम होगा, लेकिन अगर उन्होंने 33 या 34 की एज पे अपने एग प्रिजर्व करा रखे हैं, इवन इफ मतलब उन्होंने 10-12 एग भी प्रिजर्व करा रखे हैं, तो हर एग का ईयर ऑन ईयर पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि प्रेगनेंसी होगी, और वो एग जो है प्रिजर्व कराने से किसी का एग रिजर्व नहीं खत्म होता। इज जस्ट दैट कि उस एज पे उस टाइम पे जो एग अवेलेबल थे वो बस यूज़ हो जाते हैं, तो उनकी कोई फ्यूचर फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ। कल मेरे पास मेरी एक पेशेंट का मैसेज आया, अच्छी एजुकेटेड गर्ल, एंड उन्होंने शायद वो 32 या 33 की एज पे मेरे पास आए थे, एंड उन्होंने अपने एग्स प्रिजर्व कराए थे 2 years बैक। उसके बाद में जनरली फ्रीजिंग जो होती है लॉन्ग टर्म होती है, मतलब वो लोग इसीलिए आज ड्यूरेशन क्या रहता है उसका? यू कैन प्रिजर्व फॉर 5 to 10 years, लेकिन उन्होंने करा के चले गए कि डॉक्टर अभी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं किससे शादी करने वाली हूँ और मेरा कब बेबी होगा, बट शी वॉज वेरी कीन टू हैव चिल्ड्रन। तो उसके बाद में आज कल मेरे पास मैसेज आया, हेलो डॉक्टर हाउ आर यू, एंड आई गॉट मैंने आपके पास एग प्रिजर्व कराया था, आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू कि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल नेचुरली। सो द थिंग इज दैट शी टुक अ स्टेप कि मुझे नहीं पता, एट दैट टाइम शी डिड नॉट नो, बट प्रोबेबली शी फाउंड समबडी इन 2 years टाइम, एंड उनको शी डिड नॉट नीड दोज एग्स, इज जस्ट दैट कि उसने अपने लिए एक इंश्योरेंस की तरह वो एग्स को प्रिजर्व किया कि अगर लेट होता है तो आई विल हैव समबडी। एंड शी ऑल्सो रोट यस, एंड शी ऑल्सो रोट कि ये तो मेरा नेचुरली हो गया, क्या पता सेकंड के लिए मुझे रिक्वायर्ड हो। सो आई ऑल्सो रोट बैक कि ऐसा, आई विल प्रे दैट यू डोंट नीड दिस, नोबडी, वी ऑल बाय एन इंश्योरेंस, बट वी होप दैट वी डोंट नीड द इंश्योरेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो दिस इज व्हाट इज कॉमन। सो डॉक्टर पारुल, मैं अभी भी मेंटली स्टिक, वो जो सोशल स्टिग्मा चल रहा था उसी पे हूँ कि जब बच्चा नहीं होता है तो काफ़ी सोसाइटी प्रेशर रहता है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो काफ़ी ऑर्फन बच्चे रहते हैं, अनाथ बच्चे रहते हैं। तो डू यू थिंक कि अगर कोई ऐसे कपल हैं जिन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है, सो दे शुड कंसिडर अडॉप्टिंग एन ऑर्फन? Why should they not? Everybody should consider adopting an orphan. See, हमारे देश में ना ये हमारे बहुत बारी इस बात पे डिस्कशंस भी होता है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कि हमारे देश में की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और इतने सारे ऑर्फन्स हैं, वाई आर पीपल लुकिंग एट इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट? सो माई क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमारे देश में बहुत गरीब है और ओबेसिटी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरह है, तो क्या हम ओबेसिटी को ट्रीट करना बंद कर दें कि मतलब उसने ज़्यादा खाया है तो उसको कहीं से मिला भी है ना, तो दोनों ही स्पेक्ट्रम के पार्ट है। सो सिमिलरली इनफर्टिलिटी भी एक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। तो ऑर्फन्स हैं तो देर इज़ अ प्रोसेस, बट उसका भी एक वेटिंग लिस्ट है 2 years 3 years, जिसमें कारा के थ्रू लोग अडॉप्ट करते हैं। और हमारे पास भी जब पेशेंट्स ऐसे आते हैं तो वी ऑलवेज टेल देम दैट वन ऑफ द वेज टू गेट प्रेग्नेंट इज वाया एन अडॉप्शन प्रोसेस। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी को कैंसर हो गया तो उसे मर जाने देना चाहिए कि उसे ट्रीट करना चाहिए?
तो सिमिलरली इनफर्टिलिटी इज़ अ डिजीज़, इवन इफ हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है या ऑर्फन्स बहुत ज़्यादा है, पर अगर उनका एक इन्नेट डिज़ायर है टू हैव अ चाइल्ड, तो दे शुड बी ऑफर्ड द बेस्ट ट्रीटमेंट, ताकि वो अपना जेनेटिकली बेबी कर सके इफ दे वांट टू हैव एन अडॉप्शन, इट कंटिन्यूज टू दे बी देयर, बट द पॉलिसीज हैव टू बी लिटिल मोर पेशेंट, मतलब कपल फ्रेंडली नाउ डेज। बहुत चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि अडॉप्शन इज़ वेरी इजी टू डू, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, काफी टाइम time टेकिंग है। कंज्यूमिंग है, वेट लिस्ट बहुत लंबे है, एंड इसमें भी बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं कि किस तरह से अडॉप्ट करेंगे, एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया, जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, बट जहाँ पे अगर कोई अपना बेबी बायोलॉजिकल चाइल्ड चाहता है तो उनको भी बेस्ट इन क्लास ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ताकि वो अपना डिज़ायर पूरा कर सके। एंड देखिए कितने सारे लोग हैं जिनका एक बेबी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी एक पेशेंट है, उन्होंने आईवीएफ से फर्स्ट बेबी हुआ था, तो उसके बाद में शी वांटेड अ गर्ल, मतलब उनको बहुत क्रेज था कि मुझे बेटी होनी चाहिए, बेटी होनी चाहिए, एंड शी डिडंट वांट टू गो थ्रू अनदर आईवीएफ, ठीक है। तो उन्होंने 2 साल तक 2 या 3 साल तक शी वेंट, मतलब शी हैड अप्लाइड कि मुझे कारा के थ्रू, बट अल्टीमेटली समहाउ शी डिड नॉट सक्सीड, उनको नहीं हुआ। तो ऐसे में शी केम बैक, मतलब वो बहुत सालों से मेरे से कांटेक्ट में थी, बट वो चाहती थी कि अडॉप्शन से हो जाए बेबी, एंड शी वांटेड टू हेल्प दैट, कि मुझे एक बच्चे से, बट आई वांट अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। जब नहीं हुआ देन शी केम बैक, क्योंकि उसमें इतना टाइम लग रहा था, एज बढ़ती जा रही थी, एंड शी डिड अनदर आईवीएफ, बाय गॉड्स ग्रेस शी हैड अनदर चाइल्ड। तो ऐसा नहीं है कि पीपल डोंट वांट टू, बट द प्रोसेस इज डिफिकल्ट। हाँ, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, क्योंकि रवीना टंडन जो एक्ट्रेस हैं, उनकी बेटी लॉन्च हुई है, तो उसके बाद से काफ़ी उनके लाइफ के बारे में आ रहा था। तो उनके 2 बायोलॉजिकल बच्चे हैं, बट उन्होंने अपनी सिस्टर, आई थिंक उनकी फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, तो अपनी सिस्टर के दोनों बच्चे अडॉप्ट किए थे। ऐसे ही सुष्मिता सेन भी एक एक्ट्रेस है। तो आई थिंक अगर अडॉप्शन करते हैं तो 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो पेरेंट्स जो कंसीव नहीं कर पा रहे, कपल जो कंसीव नहीं कर पा रहे, और दूसरा जो ऑर्फन बच्चा है, अनाथ बच्चा, उसे एक फैमिली मिल रही है। या आप मंदिरा बेदी को देखिए, उनका एक बेटा है और उन्होंने एक सेकंड एक अडॉप्टेड गर्ल है उनके पास में। सो अगर किसी को वो एज मतलब अवेलेबल ऑप्शन है, इट्स डूएबल, एंड पीपल आर हैप्पी टू डू इट, दे शुड बी डूइंग इट, एंड आई थिंक देर आर प्लेंटी ऑफ पेरेंट्स हु आर देयर इन द वेटिंग लिस्ट फॉर अडॉप्शन। आप ये मत समझिए कि अडॉप्शन करने के लिए पेरेंट्स रेडी नहीं है, वो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं 2-2 3-3 साल। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को अपना ड्यू डिलिजेंस तो करना है कि बच्चे को, किसी को, आप किसी की ज़िंदगी को किसी हाथ में डाल रहे हैं, बट वो हैं, मतलब देर आर मेनी पेरेंट्स हु आर विलिंग टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, अभी भी ऐसा नहीं है। 3 साल बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है, मतलब इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि एक साइड तो ये है कि इतने सारे बच्चे ऑर्फन्स हैं एंड पेरेंट्स भी डिज़ायरेबली अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, फिर वो 2-3 साल का पीरियड अगर उनको बोलेंगे कि यार 2-3 साल आपको वेट करना पड़ सकता है, एंड समबडी हू वांट्स टू हैव अ चाइल्ड कि मुझे जल्दी ही चाहिए, तो मे बी वो शायद अडॉप्शन की तरफ ना जाएँ एंड फिर ये दोनों में बहुत अलग है, मतलब एक होता है पेरेंटहुड, ठीक है, अडॉप्शन से भी यू विल हैव द सेम फीलिंग्स फॉर द चाइल्ड, बट दूसरा बहुत लोगों को बायोलॉजिकल चाइल्ड होने का भी, मतलब योर ओन डीएनए होने का भी मतलब चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको कम्प्लीटली, जैसे एक फीमेल सपोज लेडी गर्ल है एंड शी वांट्स टू बी प्रेग्नेंट, शी वांट्स टू कैरी द बेबी एंड यू नो फील दैट प्रेगनेंसी, तो वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। सो इसलिए हर एक चीज़ हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकती है। सो वी हैव टू हैव मतलब मल्टीपल सोल्यूशंस फॉर अ सिमिलर बिग प्रॉब्लम, जिसमें कि नॉट हैविंग अ चाइल्ड, may adoption is one of the solution, having infertility treatments available is one of the solutions, and in fact adoption is something जो कि किसी के लिए भी, अगर कोई, even if I have 2 children and if I want to adopt a child, I think we should be able to do that. मतलब if I can afford to have another child, naturally I should be able to adopt another child and feel more complete if I think कि यही this is a right way forward. This is how it is. So we should not link the two treatments or two problems कि because we have more orphans, infertility treatment नहीं होना चाहिए या ये गलत है। दोनों ही प्रॉब्लम, ऑर्फन्स को भी सही घर मिलना चाहिए और जिनको अपना बच्चा चाहिए उनको भी एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सो डॉक्टर पारुल, आपने कहा कि
मैं थोड़ा मेल इश्यूज़ की तरफ ले जाना चाहूँगा। तो आपने कहा कि जो जिम जाने वाले होते हैं बहुत ही मस्कुलर होते हैं कि हाँ भाई मैं तो बहुत ही बॉडी बिल्डर हूँ तो मेरा तो बच्चा हो जाएगा, उस टाइप के इश्यूज़ होते हैं। सोना आपने बताया कि जो लोग सोना बाथ लेते हैं उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट डिक्रीज़ होता है। ऐसे ही हमारे जैसे जो वर्किंग मेल्स होते हैं, उनमें एक आदत होती है अपना लैपटॉप लैब पे रख के और फिर काम करने की। तो डू यू थिंक कि उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट डिक्रीज़ होता है? देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो आपको पता होना चाहिए और हर मेल को पता होना चाहिए, कि जो टेस्टिस होते हैं, जो मेल बॉल्स होते हैं, वो एक तरह से बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, है ना? दे आर ऑलवेज हैंगिंग आउट ऑफ द बॉडी इन द स्क्रोटम। वाई? इसका एक बायोलॉजिकल रीजन है, जो आई एम श्योर नेचर ने कुछ सोच के करा होगा, कि जो टेस्टिस है उसका टेम्परेचर इट रिक्वायर्स लेस देन नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, 1 to 2 डिग्री। सो बॉडी के बाहर वो इसलिए होता है ताकि वो थोड़ा सा कूल रहे। इसीलिए जहाँ पे अनडिसेंडेड टेस्टिस है, जहाँ पे टेस्टिस किसी वजह से अंदर ही रहेगी और डिसेंड नहीं हो पाई, क्योंकि स्टार्ट तो ऊपर से ही होता है, नीचे नीचे आती है बाय बर्थ, वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म प्रोडक्शन जीरो हो जाता है अगर उसको नीचे नहीं लाया जाए। तो अगर आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग एंड देर इज इंक्रीज टेम्परेचर अराउंड द टेस्टिस, including working on the laptops, because we talk of waves, we talk of a lot of radiation. I'm sure all that is contributing, but one of the important factor would be the increased temperature around your the male's testicles by doing all this, which causes reduced sperm count. तो आपको लगता है कि जो गर्म एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे मेल्स में इनफर्टिलिटी ज़्यादा होती होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो टेक केयर करता है ना। 1 to 2 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, बट गर्म बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है टू कंट्रोल द टेम्परेचर। तो ऐसा नहीं है ना, गर्म एरिया में मेल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ठंडे एरिया में मेल का टेम्परेचर ज़्यादा होगी। हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो वी आर वार्म ब्लडेड creatures, so this means we have a ability to regulate our temperature. ओके। अभी हमने प्रोसेस वगैरह डिस्कस किया, हमें ये भी डिस्कस करना है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट या आईवीएफ प्रोसेस के कुछ कॉन्स हैं या कुछ ऐसे नेगेटिव्स हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं। मे बी उस प्रोसेस के बाद लोगों को थोड़ा सा डाउट भी रहता है ना कि मेडिकली मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा एज अ वुमेन, बिकॉज वो उस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। तो इन द लॉन्ग रन कुछ प्रॉब्लम होगी, या फिर अगर वो सेकेंड कंसीव करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी फिर उनको आईवीएफ ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा, या नेचुरली मे बी प्रोसेस पॉसिबल है। कौन सबसे बड़ा कौन ये है कि इट इज़ अ ट्रीटमेंट, ओके। सो इसलिए इट इज़ नेचुरली प्रेग्नेंट होना वर्सेस एक ट्रीटमेंट के थ्रू जाना, द एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, बिकॉज एक ट्रीटमेंट है, जनरली आईवीएफ या कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के साथ में स्ट्रेस ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। दूसरा कौन ये है कि बॉडी में लोगों को एक ये फियर है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो देखिए, जब हम आईवीएफ करते हैं या कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं, भी हमें एडिशनल हार्मोन्स देने पड़ते हैं, विच कैन लीड टू फ्लूइड रिटेंशन एंड थोड़ा सा वेट गेन लोगों को मैनिफेस्ट होता है। तो पीपल ये कि कौन है उसका कि एकदम सेम एक्सपीरियंस नहीं होता है। दूसरा ऑफ कोर्स कॉस्ट इज अ फैक्टर, दे विल इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीबडी स्टिल, बिकॉज गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अभी उतनी नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में करेंगे तो ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर के पास को भी रन करने के लिए दे हैव टू अरेंज देयर फंड्स थ्रू ट्रीटमेंट्स ओनली, थ्रू पेशेंट्स एक्सपेंडिचर जो है। तो इसलिए इट इज़ एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, एंड कौन इसका अलावा ये इट्स नॉट 100%। सो द सबसे बड़ा कौन ये है कि वी कैन नॉट गारंटी सक्सेस, कि हर पेशेंट को या हर कपल जो हमारे पास आए कि हम उनको गारंटी कर सके कि ये टेक्नोलॉजी टेक्निक जो है ये फुल प्रूफ है। सो ये आई थिंक सबसे बड़ा कौन है इसका, कि वी स्टिल कैन नॉट गारंटी सक्सेस टू एनीबडी। सो डॉक्टर पारुल, हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन किया। अब कुछ मिथ्स और कुछ फैक्ट्स हैं सोसाइटी में, तो एक मिथ बस्टर सेक्शन करना है आपके साथ। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट, वंस एन आईवीएफ ऑलवेज एन आईवीएफ। इट्स अ मिथ। Okay. Second one, IVF is associated with only cesarean sections. इट्स अ मिथ। अगर कोई बच्चा आईवीएफ से हो रहा है तो उसमें एबनॉर्मेलिटीज के चांसेस इंक्रीज होते मिथ। Women who are infertile are more prone to cancer. फैक्ट। सेम इज विद मेन। Okay. हैं। बच्चा पैदा करने के लिए डेली और दिन में 4 बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होना जरूरी है। मिथ। PCOS curable नहीं है. मिथ एंड फैक्ट। Okay. It's a mix.
इट्स अ मिक्स। स्मोकिंग से इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज होते हैं? फैक्ट। मैस्टरबेशन एंड पोर्नोग्राफी एडिक्शन, उससे इनफर्टिलिटी इंक्रीज होती है। हाँ, एडिक्शन तो फैक्ट। इज देयर अ बायोलॉजिकल क्लॉक इन द आईवीएफ प्रोसेस एज वेल? फैक्ट। हमारे कंट्री में सिर्फ रिच लोग ही आईवीएफ अफोर्ड कर सकते हैं। मिथ। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन था डॉक्टर पारुल। आई थिंक ये पॉडकास्ट उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इस पॉडकास्ट की काफ़ी नीड है। प्लस हमारी सोसाइटी में इनफर्टिलिटी, जिसे अभी भी एज अ डिजीज़ या फिर एज अ नीड नहीं सोचा जाता, ऐसे लोग इस पॉडकास्ट को देख के बेनिफिट हों, ये हमारा सोच है। एंड या यस, एंड आपने बहुत अच्छे एक्चुअली एग्जांपल शेयर करे हैं, काफ़ी इनसाइट्स भी मिले हैं कि क्या प्रोसेस कैसे होता है, स्टिग्मास को हम कैसे दूर कर सकते हैं, एंड आईवीएफ प्रोसेस से रिलेटेड जो लोगों को एक डर होता है मन में, जो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि यार हम इस प्रोसेस पे जाएंगे, हमारा कॉस्ट पे कैसा रहेगा, हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, और वो प्रोसेस में हमें सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे इंसाइट्स आपने दिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। मेरे जो भाई देख रहे हैं, जो जिम जाते हैं, ये सोचते हैं कि मैं अगर बॉडी बिल्डर हूँ तो मेरा बच्चा हो जाएगा, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि हम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। या सो यस, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरा फाइनल मैसेज सबके लिए ये है कि कोई भी अगर परेशानी है, कोई भी परेशानी है, तो अगर हम उस चीज़ को छुपाएंगे वो परेशानी कभी सॉल्व नहीं होती है। सो सिमिलरली इनफर्टिलिटी को भी हमें एक डिजीज़ की तरह आइडेंटिफाई, रिकग्नाइज करना चाहिए। कोई भी कपल अगर 1 साल से रेगुलरली ट्राई कर रहे हैं एंड यार उनको सेक्सुअल इंटरकॉर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उनको एक बारी अपना कंप्लीट इवैल्यूएशन कराना चाहिए बाय स्पेशलिस्ट। ऐसा नहीं है कि किसी के भी पास जाके कराएं, टू एक एटलीस्ट ये पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है और उसको टाइमली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो टिक हो रही है, टिक टिक टिक। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर इसको हाइड करते रहेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और चैलेंजिंग होती जाएगी। जी, थैंक यू थैंक सो यू मच सो डॉक्टर मच पारुल। डॉक्टर। थैंक यू।